नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में स्पेशली पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। अब देखिए, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी माना गया है। अब जो वैदिक संस्कृति है ये ताम्र पाषाण संस्कृति है ना, ताम्र पाषाण काल के समानांतर चली है। ठीक है, समकक्ष चली है। ये पुरातत्व के अनुसार माना जाता है। ठीक है, जब आप देखते हैं वैदिक संस्कृति है तो ये आपको कहाँ दिखती है? तो गंगा यमुना का जो दोआब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे आप देखते हैं तो वैदिक संस्कृति डेवलप हो रही है। वहीं आपने क्या देखा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो थी उसके आसपास डेवलप हुई थी, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है गंगा यमुना के दोआब में डेवलप हो रही है। और ताम्र पाषाण जो है, ताम्र पाषाण काल हमने बताया था 2000 बीसी से लेके 700 बीसी है, जो कि कहाँ डेवलप हुई थी ताम्र पाषाण संस्कृतियां? तो आपको देखने को मिलती है आहार राजस्थान में, कायथा और मालवा मध्य प्रदेश में और जोरवे महाराष्ट्र में आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृति देखने को मिल जाती है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या जानने वाले हैं? तो काल विभाजन जानेंगे, भौगोलिक ज्ञान जानेंगे, अर्थव्यवस्था जानेंगे और वैदिक काल का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, धर्म क्या था और वैदिक काल के जो साहित्य कौन कौन से थे, इन सब पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आपको वीडियो में बने रहना है, तभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काल विभाजन की बात करते हैं। तो जो वैदिक संस्कृति है उसका काल विभाजन किया गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है? क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो वैदिक काल है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी चलता है। अब 1500 बीसी से लेके 600 बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहला पार्ट है वो ऋग वैदिक काल के नाम से जाना गया है, जो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चला। फिर उसके बाद आता है लेटर वैदिक एज, जिसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ये कब तक चलता है? तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी चलता है। फिर उसके बाद हर कोई जानता है 600 बीसी आते ही महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 16 महाजनपदों को आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद आते हैं और उन 4 शक्तिशाली महाजनपदों में एक जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है वो मगध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे ये सब चर्चा करेंगे महाजनपद में। लेकिन हमने क्या जाना काल विभाजन वैदिक काल का, जिसका था क्या? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है, वहीं उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी है। अब विभाजन किया गया तो इसका आधार क्या रहा है? तो स्रोत के आधार पे, और स्रोत जानते हैं दो तरीके के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है। तो हमने क्या जाना कि विभाजन का आधार किस पे किया गया है? तो विभाजन का आधार दो रहे हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। साथ ही साथ जीवन यापन में परिवर्तन। बात करें वेद की, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को श्रुति एवं संहिता भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। क्या कहते हैं? वेद को श्रुति एवं संहिता कहते हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद को माना गया है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तो भौगोलिक ज्ञान की बात कर लेते हैं। वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान की है ना, तो ऋग्वैदिक आर्यों को कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, क्योंकि जो वैदिक काल में आप देखते हैं जो वहां के लोग थे उन्हें आर्य के नाम से जाना गया, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना। तो वैदिक साहित्य में यही आपको देखने को मिलता है कि आर्य का मतलब जो है श्रेष्ठ माना गया है। तो भौगोलिक ज्ञान की बात करते हैं तो जो आर्य थे उन्हें कुहा नदी, कुहा मतलब जो आज की काबुल नदी है, काबुल आप लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो कहा जाता है कि आर्यों को काबुल कुहा नदी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तक का ज्ञान था। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो आर्य थे वो काबुल से लेके गंगा तक के क्षेत्रों से परिचित थे। हालांकि सर्वाधिक उल्लेख आपको अगर देखते हैं आर्यों के द्वारा तो सप्त सैंधव क्षेत्र का किया जाता है। ठीक है, सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब सिंधु और उसके जो नदियां हैं उनका ज्यादा आपको उल्लेख देखने को मिल जाता है। जैसे कि सिंधु सिंधु नदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माना गया है और सबसे ज्यादा उल्लेख मंत्रों में सिंधु नदी का मिलता है। ठीक है, तो आप जब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे ही डेवलप हुई थी।
और वहां पे भी आप देखते हैं तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का सर्वाधिक आपको योगदान देखने को मिल जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो आर्य थे इन्हें कोहा नदी मतलब काबुल से लेके और पूरा गंगा क्षेत्र मतलब गंगा नदी तक का जो क्षेत्र था इन्हें पता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो सोचिए जो आर्यों का जो ये सेंटर बने तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का दोआब ही बना था। गंगा यमुना का दोआब क्या होता है तो देखिए, गंगा यमुना दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। वहीं बात करते हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनके अलग अलग नाम प्रचलित रहे, तो आज हम लोग उन्हीं नदियों के नाम भी जान लेंगे। सिंधु को हर कोई जानता है, सबसे प्राचीन नदी के तौर पे इसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आप देखते हैं तो सिंधु नदी का उल्लेख आप सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखना शुरू कर देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस रहा है। वहीं बात करते हैं झेलम जो है उसे तो वितिस्ता बोलते थे, क्या बोलते थे, वितस्ता या वितिस्ता। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हाइडेस्पीज 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी पर एक युद्ध हुआ था हाइडेस्पीज के नाम से, जो पोरस वर्सेस सिकंदर रहा है, ठीक ना। पोरस जो थे वो पंजाब के राजा हुआ करते थे और सिकंदर मैसिडोनिया का, ठीक है। तो वो पूरा पूरा क्षेत्र जीतते हुए चला आ रहा था। जब उसकी भारत में एंट्री होने वाली थी तो देखिए अंभी जो थे वो तक्षशिला के राजा थे, तो उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जो पोरस थे पंजाब के राजा उन्होंने क्या किया, युद्ध लड़ना स्वीकार किया, ठीक है। और जम के युद्ध किया सिकंदर से। और कहते कि पोरस की पराजय हुई थी, लेकिन जब जाते जाते जब सिकंदर लौट रहा था तो वो पंजाब और तक्षशिला दोनों का कार्यभार पूरा का पूरा जो राजा है वो पोरस को बना देते हैं, ठीक है। पोरस की वीरता से काफी प्रभावित हुआ था सिकंदर। नेक्स्ट चेनाब की बात करते हैं, तो चेनाब को अस्किनी के नाम से जाना गया है। वहीं रावी जो है पुरुषणी के नाम से जाना है, परुषणी क्या बोला गया, रावी को परुषणी कहा गया है। और सतलज को सतुद्री बोला गया है और व्यास नदी को विपासा बोला गया है। सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, तो याद रखना है जो सरस्वती नदी है, जैसे आज देखते हैं संगम जो है गंगा यमुना सरस्वती नदियों की तीन धाराओं के मिलने से क्या बनता है, संगम बनता है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। और कहा जाता है कि जो गंगा नदी है यमुना नदी ये दोनों नदियां तो मिलते हुए दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य हो गई हैं, तो अदृश्य रूप में आके सरस्वती नदी प्रयागराज संगम में मिलती हैं, तो इसलिए इसे त्रिवेणी भी कहते हैं प्रयागराज को, ठीक है। और प्रयागराज में इस समय लगा हुआ है महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ 2025। उसकी बातें बाद में होंगी, लेकिन आप लोग इतना जान गए। तो सरस्वती क्या थी साथियों, आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और आज भी आप लोग देते हैं तो सरस्वती को, सरस्वती माँ को हम लोग क्या मानते हैं, बुद्धि विद्या की, है ना। देखिए बुद्धि विद्या और वाणी की देवी किसे माना गया है, सरस्वती को माना गया है। आज भी देखिए हम लोग सरस्वती पूजन करते हैं, किसके लिए, फॉर नॉलेज पर्पज। और लक्ष्मी की पूजा करते हैं फॉर किसके लिए, वेल्थ पर्पज के, है ना। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो प्रारंभिक आर्यों के जीवन में सप्त सैंधव क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व था। तो याद रखना है प्रारंभिक आर्य मतलब जो वैदिक काल के आर्य थे उनका देखते हैं तो उनके जीवन में सप्त सैंधव क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक लेटर वैदिक एज आता है तो उसमें आप देखते हैं गंडक नदी मतलब जिसे सदा नीरा बोला गया, तथा दक्षिण भारत में नर्मदा, है ना। तो दक्षिण भारत में जो आर्यों के हिसाब से नर्मदा दक्षिण भारत की नदी के तौर पे उन्होंने माना था, ठीक है ना।